बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है जी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ देख लेते हैं आज। ओके जी, एमसीक्यू नंबर 1 है आपका, हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। कि लिक्विड्स जो हैं वो डेंसर कितने हैं गैसेस हैं, लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। ऑप्शन है आपके पास 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स एंड 1 लाख टाइम्स। आपकी बुक के पेज नंबर 77 पे लिखा हुआ है कि जो लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेंसिटी है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, जब हमने पढ़ा था अबाउट द डेंसिटी इन गैसेस। सेकंड पेज है आपके चैप्टर का और पेज नंबर 77 आपकी बुक का, उस पर लिखा हुआ है कि जो गैसेस, जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी 1000 टाइम्स, 1000 जो है वो टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है जी, तो इसके रीज़न देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है, लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा क्यों है। क्योंकि उनमें क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग की वजह से जो स्पेसेस वो ऑक्यूपाई करते हैं वो कम स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग डेवलप होती हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी और क्लोज पैकिंग होगी उतना वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई होगा। और हमें पता है जी कि डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, और यहाँ पर वॉल्यूम चूँकि कम है तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लिक्विड और सॉलिड के केस में डेंसिटी ज़्यादा होती है, गैस के केस में कम होती है। कितनी कम होती है, कितनी ज़्यादा होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि लिक्विड और सॉलिड जो है वो 1000 टाइम्स डेंसर हैं गैसेस से। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, 1000 टाइम्स। एमसीक्यू नंबर 2 है जी आपका कि गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड द डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। अगेन गैस की डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन है कि उसकी डेंसिटी को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो इसी टॉपिक में, डेंसिटी ऑफ गैसेस के टॉपिक में पेज 77 पे ही हमने पढ़ा था कि जो डेंसिटी है गैसेस की उसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राम पर, इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर डीएम क्यूब, और जो लिक्विड और सॉलिड्स की डेंसिटी उसको मेजर करते हैं ग्राम पर सीएम क्यूब में। ठीक है जी, सॉलिड्स की डेंसिटी मेजर होगी, सॉलिड और लिक्विड्स की डेंसिटी मेजर होगी ग्राम पर सीएम क्यूब में, जबकि लिक्विड्स की जो डेंसिटी है, सॉरी जो गैसेस की डेंसिटी है वो मेजर होगी ग्राम पर डीएम क्यूब में। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो मैंने रीज़न में लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ गैसेस जो है वो कम है, इसलिए उसको हम छोटे यूनिट में मेजर करते हैं, यानी ग्राम पर डीएम क्यूब में मेजर करते हैं। और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड है वो ज़्यादा है, इसलिए उसको हम ग्राम पर सीएम क्यूब में मेजर करते हैं। ठीक है जी, तो आंसर आपका होगा जी ऑप्शन सी, ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 3 है आपका, एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होना है कि जो लिक्विड है उसने फ्रीज होना है, यानी लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट होना है। तो कौन सी दो फेजेस को एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड और सॉलिड, यानी लिक्विड और सॉलिड आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी में। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। बुक के पेज 88 पे मिल जाएगा आपको इसका आंसर, फ्रीजिंग पॉइंट वाले टॉपिक में। डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की ये है कि जिसमें लिक्विड और सॉलिड फेज जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है जी, एक जनरलाइजेशन याद रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड फेज को एग्जिस्ट करते हैं। एफ पी का मतलब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है। उसके बाद बी पी लिखा हुआ है एट बी पी, बी पी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और गैस फेज को एग्जिस्ट करते हैं। को एग्जिस्ट का मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना। और मेल्टिंग पॉइंट एम पी यानी मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट अगेन को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, अब इसको याद करना बहुत आसान सा तरीका है। हमें पता है जी फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीज होना है लिक्विड ने, तो लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करेंगे। अगर बॉयल होना है तो वो लिक्विड ने बॉयल होना है, बॉयल होकर उसने किस में कन्वर्ट होना है, गैस में, तो वहाँ पर लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करेंगे। और अगर हम मेल्ट की बात करें तो किसने मेल्ट होना है, सॉलिड ने मेल्ट होना है। ठीक, सॉलिड ने मेल्ट होकर किस फॉर्म में कन्वर्ट होना है, लिक्विड में। तो मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट होंगे, एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे तब फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट वाला जो टेम्परेचर है वो अचीव होगा। ठीक है जी, तो आंसर आपका क्या है जी, ऑप्शन सी। लिक्विड और सॉलिड स्टेट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कब को एग्जिस्ट करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 4 है जी आपका, सॉलिड पार्टिकल्स पॉजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस। याद रखिएगा सॉलिड पार्टिकल्स में सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, सॉलिड में और कोई मोशन नहीं होती। इसका रीज़न क्या है कि सॉलिड्स जो हैं वो मोबाइल
नहीं होते। मोबाइल का मतलब ये है कि अगर आपने सॉलिड को किसी एक जगह रखा है तो ऐसा नहीं होगा कि वो खुद ब खुद कहीं मूव कर जाए, क्योंकि सॉलिड्स मोबाइल नहीं है। सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, उनमें डिफ्यूजन नहीं होती। तो चूंकि उनमें डिफ्यूजन नहीं होती और वो मोबाइल नहीं है, इसलिए उनमें मोशन सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, वाइब्रेशनल मोशन होगी, जो कि उनकी अपनी ही जगह पे होगी। ठीक है, तो सॉलिड्स जो हैं वो सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा वो भी नहीं, ज़्यादा वाइब्रेशनल मोशन भी नहीं है सॉलिड्स की। ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूल जो है वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करता है, जिसको हम कहते हैं कि जी इनकी वाइब्रेशनल मोशन है ये। ठीक है जी, बुक आपको पेज 89 पे मिलेगा। और आंसर है जी इसका ऑप्शन बी, दैट इज वाइब्रेशनल मोशंस। ठीक है जी, देन हमारे पास है जी MCQ नंबर 5 कि कौन सा अमॉर्फस नहीं है, नॉट अमॉर्फस। अमॉर्फस अगर आप लोगों को याद हो, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड रिसेंटली भी हमने पढ़ा है, सेकेंड लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। हमने कहा था जी अमॉर्फस वो है जिसमें कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं है मॉलिक्यूल्स की, और क्रिस्टलाइन वो है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। ठीक है जी, तो हमने अमॉर्फस की एग्जांपल में पढ़ा था रबर, प्लास्टिक और ग्लास, और क्रिस्टलाइन की एग्जांपल जो आपकी बुक पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है सोडियम क्लोराइड की और डायमंड की। ठीक है जी, तो रबर, प्लास्टिक और ग्लास आपकी बुक पे लिखा हुआ है अमॉर्फस। बाकी क्या बचा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि वो कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बुक पे आपको पेज 90 पे मिल जाएगा ये टाइप्स ऑफ सॉलिड में। रीज़न मैंने भी आपको बता दी कि चूँकि डेफिनेट मॉलिक्यूलर पैटर्न है ग्लूकोज में, इसलिए वो अमॉर्फस नहीं है, बल्कि वो कौन सा है, क्रिस्टलाइन है। तो हमारा आंसर क्या होगा जी, डी आंसर होगा हमारा, डेल्टा ऑप्शन है ग्लूकोज। ठीक है जी, MCQ नंबर 6 आ गया जी आपके पास। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पास्कल्स, 1 atm। पेज 77 पे आप लोगों ने यूनिट पढ़े थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 5 यूनिट। 1 atm इज इक्वल्स टू 760 torr इज इक्वल्स टू 760 mm of Hg is equals to 101,325 Pascal is equals to 101,325 Newton per meter square। ये एज इट इज़ इक्वेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है जो मैंने भी बोल दी है। तो आपकी बुक पे लिखा है जी 1 atm, अच्छा ये 1 atm है और वो इक्वल है 101,325 पास्कल के। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है जी, तो 1 atm इज इक्वल्स टू 101,325 पास्कल्स। MCQ नंबर 7 है जी आपका, इन एवापोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स व्हिच लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव। अब वो मॉलिक्यूल जो सरफेस को लीव कर रहे हैं उनकी कितनी एनर्जी है, लो है, मॉडरेट है, हाई है, या एनर्जी है ही नहीं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा जब भी एवापोरेशन होगी तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी गेन करेंगे तो वो सरफेस को लीव कर देंगे, नहीं सरफेस छोड़ देंगे और एवापोरेट कर देंगे, वेपर्स बना देंगे। तो उस केस में वो एनर्जी गेन करेंगे, यानी उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखिएगा जो भी मॉलिक्यूल सरफेस को लीव करेंगे उनकी एनर्जी हाई होगी, और जो मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाएंगे उनकी एनर्जी लो होगी। तो आंसर आपका होगा जी वेरी हाई एनर्जी, ऑप्शन सी। ठीक है जी, MCQ नंबर 8 है जी आपके पास, फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट। अगेन बुक के बिल्कुल बुक के कह रही हूँ, इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। उसमें हमने डिफ्यूजन और इफ्यूजन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि डिफ्यूजन और जो इफ्यूजन है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है जी, किस पर डिपेंड करती है डिफ्यूजन और इफ्यूजन, मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा डिफ्यूजन उतनी फास्ट होगी, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतनी स्लो होगी। इसमें आपको एग्जांपल दी थी कि एक मोटा इंसान है, उसके लिए दौड़ना मुश्किल काम है, उसके लिए डिफ्यूज़ करना एक जगह से दूसरी जगह मूव करना मुश्किल है, लेकिन एज कम्पेयर टू पतला है तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो सेम इज़ द केस ऑफ गैसेस, के गैसेस के केस में अगर जो है वो उनका मैस कम है तो वो जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएंगे, अगर उनका मैस ज़्यादा है तो वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, बुक पे पेज 76 पे मिल जाएगा आपको, चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में। आंसर इसका क्या होगा जी, हाइड्रोजन, बिकॉज आपके ऑप्शन में सबसे कम जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाइड्रोजन का ही है। पूरे पीरियड में सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का ही है, क्योंकि हाइड्रोजन हमें पता है जी, हमने पढ़ा था
जब हमने एलिमेंट्स के नाम याद किए थे पहले 18 एलिमेंट्स के, तो हमने कहा था हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहले आता है। सबसे पहले का मतलब ये है कि उसका मास जो है वो 1 है, सबसे कम है 1.008 ग्राम। ओके जी, एमसीक्यू नंबर 9 आपका क्वेश्चन, द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता? बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स में हमने पढ़ा था जी, उसमें टेम्परेचर था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, एक्सटर्नल प्रेशर था। ठीक है जी, तो एक्सटर्नल प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो कौन सा नहीं करता वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स। इनिशियल टेम्परेचर कोई भी रख लो, आपका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिया आपने, एक वाटर ले लिया आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लेनी, आपने आइस ले ली, और दूसरी जगह आपने ले लिया वाटर जो रूम टेम्परेचर पे था, जो लिक्विड था 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ले लिया। एक का इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कितना था 0 डिग्री, एक का था 25 डिग्री, दोनों 100 पे ही बॉयल होंगे, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। इसका मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर है आपके लिक्विड का वो मैटर नहीं करता, उसका इफेक्ट नहीं है बॉइलिंग पॉइंट पे। वो जितना भी हो बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा जी, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, जो कि बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करता। आंसर आपका डी है। पेज 87 पे बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है, लेकिन ये बात नहीं बताई हुई कि इनिशियल टेम्परेचर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इनिशियल टेम्परेचर आप कोई भी रखोगे बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। ओके जी, एमसीक्यू नंबर 10 है आपका, डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विद इट्स। अच्छा, मैंने इसके सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला ऑप्शन देखें ज़रा, रीज़न में आइएगा ज़रा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ में। टेम्परेचर हमने बढ़ाया था तो मॉलिक्यूल्स का जिन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था वो बढ़ गया था, तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन हमने कौन सी बतानी है, इंक्रीज करने वाली। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, ये हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, इसको ज़रा देख लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको पॉइंट आउट भी कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है वॉल्यूम इंक्रीज, ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये भी गलत हो गया यहाँ पे, मैं ये आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज है वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसका आंसर आपका जो होगा ना, आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है जी, आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। आंसर इज बी ऑप्शन, मैंने आपको करेक्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, सी ऑप्शन में देखिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने की वजह से डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेंसिटी पे इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, और ऑप्शन जो है इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। यानी प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन होगा कि प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा और डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है जी, बुक के आपको अगेन पेज 77 पे ये मिल जाएगा। आगे चलते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 11 आपका, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ। वेपर प्रेशर की अब यहाँ पर बात हुई है। इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंक्रीज ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। देख लेते हैं जी, इसको देख लेते हैं जी हम। आंसर है जी इसका बी। किस तरह से, बुक पे पेज 86 पे मिलेगा। बी देख लेते हैं किस तरह से है। अच्छा जी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, मूवमेंट बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल्स की जब मूवमेंट बढ़ेगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। जब ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी।
मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ उसका आंसर कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे, क्योंकि जिन्होंने एवापोरेट होना उनको क्या चाहिए, उनको एनर्जी हाई चाहिए। तो जब उनकी एनर्जी हाई होगी वो एवापोरेट करेंगे तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपका काम क्या है, ये हमारे हो गए एमसीक्यूज़। आपका काम ये है कि आपने एमसीक्यूज़ लर्न करने हैं चैप्टर 5 के, इनको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ से हमारा चैप्टर 5 हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।